अह, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड क्लासेस पर। और जैसा कि हमने करंट अफेयर की जो सीरीज हमने चलाई है उसके नेक्स्ट राउंड में हम चलते हैं। तो HDI हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेचू वाला पार्ट भी जो हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, अगर कोई नया अभ्यर्थी है तो वो पीछे की वीडियो ज़रूर देख ले एक बार, ताकि चीज़ों को समझ आ पाए कि हम चल कहाँ से रहे हैं। उसके बाद हमने फिश म्यूजियम वाला सेगमेंट देखा था, लॉ कमीशन देखा था, इसकी पृष्ठभूमि भी हमने जान ली थी। ठीक है, आज कुछ नए टॉपिक्स की बात करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं अपने आप में। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, दो संगठन बड़े चर्चाओं में है वर्तमान समय में, एक G20 और दूसरा है G7। ठीक है, अब G20 क्या है, G7 क्या है? G20 आप समझें, यह है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। G मतलब ग्रुप और 20 मतलब देश, यानी 20 देशों का एक ग्रुप है, एक संगठन है जो क्या करते हैं, हर साल कहीं पर मिलते हैं और अपने देश को या फिर परस्पर आपसी सहयोग से कैसे देश को आगे ले जा सकते हैं और कैसे आपस में एक कोलैबोरेशन बना सकते हैं, इसी को लेकर बैठक होती है। तो G20 की जो इस बार बैठक हुई है वो 15 नवंबर से 16 नवंबर 2022 के बीच कहाँ पर हुई है? इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली शहर पड़ता है इंडोनेशिया का, वहां पर हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ चीजें जाननी है क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। G20 में होता क्या है कि हर साल एक साल तक कोई एक सदस्य देश होता है, जैसे 1 से लेकर 20 तक देश हैं। तो जो अध्यक्षता है वो अल्फाबेट के हिसाब से पहले एक देश के पास, फिर दूसरे एक देश के पास, फिर तीसरे देश के पास। तो G20 की जो अध्यक्षता है 1 दिसंबर 2022 से किसको सौंपी गई है? इंडिया को। और ये इसका चेयरपर्सन कब तक रहेगा? नवंबर 2023 तक। अब उसके आगे ये किसे अपनी प्रेसिडेंसी या फिर G20 की अध्यक्षता ये किसे सौंपेगा, ये 30 नवंबर 2023 को पता लगेगा। तो वर्तमान समय में अगर आपसे पूछ दे कि G20 का अध्यक्ष कौन है तो आप किसे बताएंगे? भारत को। ठीक है, और अध्यक्षता कब से ग्रहण करी इसने? 1 दिसंबर 2023 से। और G20 का जो 2023 का जो समिट होना है वो कहां पर होना है? इंडिया में। ठीक है, इंडिया का मतलब आप ऐसे समझें कि भारत में जो भी महत्वपूर्ण देश हैं उसमें से उत्तराखंड में दून भी है, यहां पर भी प्रस्तावित है कि G20 के नेता यहां पर भी आएंगे। और भारत में, भारत के राज्यों में जो भी अलग अलग प्रदेश हैं उनके जो महत्वपूर्ण शहर हैं वहां पर क्या होगा? G20 के जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स मतलब जो महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं हम, घटना तो नहीं कहेंगे, जो महत्वपूर्ण बैठक है वो कहां पर आयोजित की जाएंगी? भारत के विभिन्न शहरों में। ठीक है दोस्तों, G20 के बारे में थोड़ा ट्रेडिशन जान लेना है। इसकी स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1999 में। भारत इसका सदस्य देश है, भारत सदस्य हैं। तो आप कोशिश करना कि G20 को अगर आप देखें कि G20 में कौन से देश हैं, यानी वो 20 देश कौन से हैं जो आपस में मिलकर निर्णय करते हैं कि कैसे हमें आगे व्यापार की दृष्टि से, कॉमर्स की दृष्टि से या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे हमें आगे चलना है, कैसे हमें क्लाइमेट पर ध्यान देना है। तो वो चीज़ पर क्या करते हैं, ये आपसी बैठ के समझौता करते हैं। G20 के बारे में इतना जानना है बस आपको। 1999 में स्थापना हुई है इसकी। 15 से 16 नवंबर का जो अधिवेशन है 2022 का वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। और 2023 में जो इसका समिट होगा वो इंडिया में होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कर लीजिएगा नोट डाउन पॉज करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं G7। G7 भी क्या है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं का, यानी अविकसित क्या है, विकासशील क्या है और अविकसित क्या है, उन्हें हम बाद में जानेंगे। तो G7 भी क्या है, G7 भी जी मीन्स ग्रुप और 7 देशों का एक समूह है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 1997 में इसमें कौन जुड़ा था, रूस। तो तब इसका नाम हो गया था G8। ओके, अब G8 के बाद जब इसकी जो 2000 G8 हुआ क्या कि जैसे आप समझ अभी देख रहे होंगे कि रूस ने किस पर हमला किया है, यानी किस पर आक्रमण कर रहा है, वो यूक्रेन पर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से 2014 में रूस ने क्रीमिया पर युद्ध करके उसे ऑक्यूपाई कर लिया था, उसे अधिग्रहित कर लिया था और वहां पर अपना शासन स्थापित कर दिया था। तो इस कारण हुआ क्या था कि ग्रुप 7 के 8 के जो मेंबर थे, बाकी के 7 मेंबर थे, उन्होंने क्या कर दिया, रूस को बाहर कर दिया और फिर से ये क्या जाने लगा, G7। यानी अगर आपसे कोई पूछे क्या रूस G7 का सदस्य है, तो नहीं है। ठीक है, 2022 का इसमें भी सेम एज इट इज यही कार्य होता है। सभी राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और आपस में बात करते हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो 2022 का जो इसमें इवेंट हुआ वो जर्मनी के कई शहरों में हुआ। बेवरिन एक है उसमें से, और भी अन्य कई शहर है, लेकिन जर्मनी आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट जो इसका समिट होगा 2023 में, वो जापान में होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे अगर पूछे तो G7 का एक ओवरव्यू, G7 की स्थापना 1975 में और 1997 में 1997 में रूस इसका सदस्य बना। बट 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण करने के कारण क्या हुआ कि रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ये G8 से फिर पुनः G7 में स्थापित हो गया। वर्तमान में G7 की बैठक कहां पर हुई है, तो जर्मनी के बेवरिन एक शहर है, और भी 1-2 शहर हैं। और 2023 का समिट कहां होगा, वो होगा आपका जापान में। ठीक है, आपने हो सकता है कि नोट डाउन कर लिया हो। ओके, नेक्स्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये ईयर मुझे ऐसा लगता है कि आयोग के जितने भी पेपर होंगे 2023 में, तो उनमें से एक में जरूर आएगा। यूएनओ ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखना। 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। मिलेट कहते हैं मोटा अनाज, बाजरा, या फिर अन्य मोटे अनाज में हम मंडवा भी कह सकते हैं, और भी कई सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए, और भारत ने विशेष आग्रह किया था कि आप इसे 2023 का घोषित कीजिए, ताकि भारत में जो मोटा अनाज पैदा होता है उसकी पहुंच वैश्विक स्तर पर पहुंचे। तो इसलिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक वैश्विक स्तर का संगठन है, तो उन्होंने क्या किया, 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। तो अगर कभी आपसे पूछ दे, क्योंकि सभी एग्जाम 2023 में होने हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो विश्व की सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहां पर स्थापित हो रहा है, गुजरात में। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब पांडुलिपि होती क्या है, पांडुलिपि को आप ऐसा समझें कि जैसे हम बुक हैं, तो बुक को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिकल तरीके से हम इसे क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो लेकिन पांडुलिपि में होता क्या है कि ये हस्तलिखित पुस्तिका होती है। यानी प्राचीन समय में
जब चीज़ें हमें मिली तो कई प्रकार की पांडुलिपियां मिली, और जिन्हें क्या है कि अब संरक्षण करने का कार्य किया जा रहा है। और उसके क्रम में पांडुलिपि ग्रंथालय का जो एक ग्रंथालय है, यानी एक बिल्डिंग टाइप होगा, और वहां पर विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियां उपलब्ध होंगी देखने के लिए, विजिटर के लिए। तो वो वहाँ कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। इस्पात, स्टील में सेकंड उत्पादक जो स्टेट हो गया है, स्टेट मींस देश। वैश्विक स्तर पर जब हम देशों की बात करते हैं तो हम उसे स्टेट कहते हैं, तो वो हो गया है इंडिया। और फर्स्ट कौन है? चाइना। आपको ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। इस्पात चूंकि महत्वपूर्ण है और भारत में इस्पात का काफी अच्छा है, तो आप देखेंगे कि लोहा और इस्पात का खनन कहां से किया जाता है, तो आपके और भी एक दो सवाल हो सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है हाँ 53वां टाइगर रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है? स्थापित पहले से है, लेकिन इसे दर्जा दिया गया है रानीपुर, यूपी में। तो टोटल टाइगर रिजर्व आपसे अगर पूछे तो कितने हैं? 53 हो गए हैं वर्तमान समय में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का। और वन्य जीव संरक्षण एक्ट, अगर आपसे पूछ दे कि वन में रहने वाले जीवों को संरक्षण करने का एक्ट कब का है, तो 1972 का। ये बात भी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, ठीक है। टाइगर रिजर्व के बारे में इतनी, टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 53, और रानीपुर में है, यूपी में है, ये बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ एक संगठन काफी महत्वपूर्ण है, जैविक डेटा केंद्र। जैविक डेटा केंद्र की स्थापना कहां पर की जा रही है? फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है। फरीदाबाद, हरियाणा में। जैविक डेटा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वर्तमान समय में हो क्या रहा है कि ह्यूमन के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो डेटा होगा, यानी सपोज दैट मेरी स्किन से रिलेटेड कोई डेटा है, मेरे ब्रेन से कोई रिलेटेड डेटा है, या फिर मानव पर किए गए एक्सपेरिमेंट से संबंधित जो डेटा है वो वहाँ कहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा? फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। यहाँ पर जैविक डेटा केंद्र स्थापित हो रहा है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल के वे में जो चीज़ होगी सिर्फ उसी का संरक्षण किया जाएगा, अदरवाइज वैसे तो ये प्रतिबंधित है, नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि जैविक डेटा केंद्र की स्थापना कहाँ पर हो रही है? फरीदाबाद, हरियाणा में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पर होगा? यूएई, संयुक्त अरब एमिरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट एक त्योहार बड़ी चर्चाओं में था, हेलीवोन। ये पारसी का त्योहार होता है, पारसी जो कम्युनिटी होती है, और ये कहां पर मनाया गया? सऊदी अरेबिया में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक त्योहार है संगाई त्योहार। संगाई त्योहार कहां पर है? मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 53वां टाइगर रिजर्व हमने देख लिया। इंटरनेशनल पुस्तक मेला यूएई में होगा। हेलीवोन पारसी समुदाय का एक त्योहार है, सऊदी अरेबिया में होगा। और संगाई त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब एक साइंस एंड टेक में मैं थोड़ी बात करता हूं, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये
और उम्मीद है कि आने की पूरी संभावना है कि जैसे हाल ही में स्पेस एक्स, अब आपसे पूछ दे स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, इसका संस्थापक कौन है, तो कौन है, एलन मस्क। ठीक है, स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो क्या करती है, रॉकेट बनाती है। ठीक है, रॉकेट बनाती है, आप ऐसे समझिए रॉकेट बनाती है जिस पर कि हम देखते हैं कि सैटेलाइट हमारे जाते हैं तो रॉकेट है, इसके रॉकेट का नाम है फाल्कन। फाल्कन और फाल्कन हेवी के नाम से अभी हाल ही में इसने एक और रॉकेट लॉन्च किया है जो क्या करता है कि विभिन्न देशों के सैटेलाइट को आसमान में यानी ब्रह्मांड में क्या करता है, स्थापित करता है, जिसके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है। तो फाल्कन किसका है, स्पेस एक्स का। और स्पेस एक्स क्या है, प्राइवेट कंपनी है रॉकेट की। ठीक है, एलन मस्क इसके संस्थापक है और एलन मस्क अभी चर्चाओं में रहे। ट्विटर, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, ट्विटर के अभी इन्होंने बोली लगाई है, खरीदा है, तो ट्विटर भी मालिक कौन हो गया, एलन मस्क। एलन मस्क एक काफ़ी डायनामिक पर्सनैलिटी है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए एलन मस्क के बारे में। और स्पेस एक्स के संस्थापक है, प्राइवेट कंपनी है, सरकार का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है अगर देखा जाए। और ये नासा जैसे हमारे यहाँ यूएसए है, सॉरी इसरो है, तो ऐसे ही यूएसए की एक अंतरिक्ष कंपनी है सरकारी, नासा। तो नासा के साथ कोलैबोरेशन करके, नासा के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ते हैं। कौन, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। हाल ही में भारत में भी ऐसी ही शुरुआत की गई है, जिसमें कि अगर हम देखें तो भारत में भी अभी तक क्या था कि सभी जो रॉकेट का जो लॉन्चिंग करती थी वो कौन करती थी, इसरो करती थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ है कि हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस ने क्या किया है कि हाल ही में 18 नवंबर को एक रॉकेट छोड़ा है, विक्रम एस। ये विक्रम साराभाई के नाम पर ही रखा गया है, जो कि हमारे यहाँ अंतरिक्ष के जनक माने जाते हैं कार्यक्रम के, अंतरिक्ष विक्रम एस। और इसे नाम दिया गया है प्रारंभ। ध्यान रखना दोस्तों कि अगर वैश्विक स्तर पर हम बात करें तो काफ़ी चर्चाओं में स्पेस एक्स रहती है, और इसका संस्थापक अगर कौन है तो एलन मस्क है। और भारत में प्राइवेट कंपनी का जो अभी एक अभ्युदय हुआ है, यानी अभी हाल ही में लाइट में आई है, स्काईरूट एरोस्पेस, उसने एक रॉकेट छोड़ा है, रॉकेट का नाम क्या है, विक्रम एस। और चूंकि ये अपने प्राइवेट कंपनी के द्वारा पहली तरह का ऐसा परीक्षण है, तो उसका नाम क्या दिया गया है, प्रारंभ। ठीक है, इसमें इन्होंने 3 सैटेलाइट छोड़े हैं, 2 तो स्वदेशी हैं और 1 विदेशी है। तो आप अगर उतना भी नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 या 2 उसे छोड़ देना। लेकिन आपसे प्राइवेट कंपनी पूछ दे तो स्काईरूट एरोस्पेस स्पेस एक्स की तरह है, जैसे इसका फाल्कन रॉकेट है, इसी तरीके से हमारे यहाँ रॉकेट कौन है, विक्रम एस है, और मिशन को क्या नाम दिया गया, प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है, ठीक है। और एक चीज और कि अगर पूछे कि सरकारी कौन है तो इसरो, ठीक है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, और इसरो के चेयरमैन हैं, एक बार सर्च करके आपको खुद से देखना है इसरो के बारे में। हाल ही में अगर कोई रॉकेट लॉन्च किया है तो वो भी आपको देखना है। एक लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम, और फिर अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर
ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, फिक्की। ये काफ़ी पुराना संगठन है। भारत में जब स्वतंत्रता की आंदोलन की लड़ाई चल रही थी तो उस समय इस संगठन की स्थापना हुई थी 1927 में, और इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला। इनकी गांधी जी से भी बड़ी नजदीकियां रही थी, तो इसलिए भी ये ध्यान रखना है। और अगर हम वर्तमान में इनका एक अध्यक्ष नियुक्त हुआ है, अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत पांडा, ठीक है। वर्तमान में हाल ही में इसके एक नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, कौन है? शुभ्रकांत पांडा। देखो दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने की अप्रोच रहती है वो ये रहती है कि आपको कई बार वर्तमान चीज़ें जान रहे हैं, आप उसका पीछे का भी जान ले। हो सकता है चीज़ें करंट से जुड़कर आए या ट्रेडिशन से पोस्ट दी जाए, या फिर आपको इसका लाभ ना मिले इसका लाभ मिल जाए, इसका लाभ ना मिले तो इसका लाभ मिल जाए। तो यही करंट की अप्रोच पता होनी चाहिए। चूंकि क्लास काफ़ी शॉर्टी होती है तो बहुत ज़्यादा बताने का स्कोप रहता नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे, जैसे कि अगर आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाएंगे और साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराएंगे, तो मुझे आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ मैं कि आपको उत्तराखंड का एग्ज़ाम पास करने के लिए PCS लेवल तक का कहीं और चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्द ही मैं उत्तराखंड का इतिहास भी शुरू करने वाला हूं, और उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसकी सीरीज भी एक मैं चलाने वाला हूं। तो सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, और साथ ही उम्मीद है कि मुझे आप मेरी कक्षा से लाभान्वित हुए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।